बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है जिस तरह से हमने थर्मोडाइनमिक्स को डिटेल में उसका इंट्रो देखा था, ठीक है, और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कि मैंने हर टॉपिक जो भी मैं टॉपिक कवर करवाती हूँ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करवाए थे, आपको साथ साथ होमवर्क भी दिया था, ठीक है। मतलब हमने थर्मोडाइनमिक्स का 100% में से 30% सिलेबस कर लिया, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स का आज जो है हम 30% करेंगे और इंशाल्लाह फिर कल 30% होगा, कल फिर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है वीकली टेस्ट सेशन के केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, आई थिंक 30% या 40% वो रहता है और 10% जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, वो लेक्चर अपलोड करने हैं। और उसके बाद फिर बायो का मुझे करवाना है। देखिए, मैंने पहले आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का इस वजह से करवाया क्योंकि इसमें आपने होमवर्क करने होंगे, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी होगी, तो इस वजह से मैंने ये आपको दिया है। और साथ में मैंने वो सारे प्लेलिस्ट आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, ठीक है, और साथ में वॉइस भी ड्रॉप कर दी है कि आपने किस तरह से होमवर्क करना है और किस तरह से होगा, ठीक है। सो वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ चैनल पे इंगेज है, ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो पहले तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार ग्रुप का पार्ट बन जाओ। मेरे लिए मुश्किल होगी कि हर अपडेट की वीडियो अपलोड करूं, तो इस तरह से तो मैं ये लेक्चर्स की अपलोड कर लूँ वीडियो, तो यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप लोग का मुझे होता है एहसास, तो मैं क्या करूँ, आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, किसी को ग्रुप लिंक नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वॉइस नोट और वो जो मैंने अपडेट दी है वो सब कुछ जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है आपसे शेयर करूँ, ठीक है, और चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी फिर आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो सिलेबस है हमारा एमडी कैट का, ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स को देख लिया था, हमने हीट टेम्परेचर में डिफरेंस देख लिया था लास्ट टाइम, ठीक है, और डिफरेंट फार्मूलाज देख लिए थे हमने, ठीक है, और वैल्यूज जिसको मेमोराइज करना था वो भी बता दिया था, और स्केल ऑफ टेम्परेचर की डिफरेंट चेंज इन टेम्परेचर कौन से फार्मूलाज है वो सब हमने देख लिए थे, ठीक है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसमें से वो है थर्मोडाइनमिक्स। मतलब इसमें हम लॉज देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स के, जो डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। एक तो हमने जीरोथ लॉ, हाँ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी करवाया था, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिटेल में देखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा उसको मैं इंट्रो दे दूँगी, ठीक है, लेकिन वो हम डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, मैं ज़रा पेन निकाल लूँ अपना। अच्छा, तो थर्मोडाइनमिक्स कवर करना है हमने इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैंने इंटरनल एनर्जी अगर लिखा तो मैं सिर्फ यू लिखूंगी, अगर मैं चेंज इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूँगी तो मैं डेल्टा साथ में लिखूंगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डेल्टा की मीन क्या होता है, चेंज, वो तो याद होगा ना। तो वो स्टूडेंट जो कि लेक्चर नहीं देख रहे, बीच भी सीक्वेंस वाइज नहीं देख रहे, और जो मैं लेक्चर में कहती हूँ कि आपने फ़ौरन लिखना है, तो वो बात जो नहीं मानते, तो देखिए फिर टीचर की बात नहीं मानेंगे तो आप फिर हंसारे में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिटेल में देखेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी क्या होती है, इसको हमने लास्ट टाइम भी बताया था। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। बाबा मैं रिपीट करूँगी तो बस फिर हम पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज कवर करने हैं। तो क्या आप लोग साथ हैं हमारे, मैं आपको साथ समझूँ, ठीक है। तो वो सब स्टूडेंट जो कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब उन्होंने अब तक नहीं किया चैनल को, तो यार मैं उनको क्या कहूँ। मैंने अभी रिसेंटली शाम को 8 से 9 तक वॉइस ड्रॉप किए, आप लोग को मोटिवेट किया, जिस मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब करके, लेक्चर को शेयर ना करके, कोई रिएक्शन ना देके, तो मैं डीमोटिवेशन की तरफ जब जाती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला हिम्मत देखे। इस मैं कहती हूँ कि नहीं शायद स्टूडेंट मसरूफ़ होंगे, तो यार इस तरह से ना किया करो। मैं वैसे वो जो नए जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू सारे जो हमारी ग्रुप में डिस्कशन हुई है, मतलब जो मैंने वॉइस ड्रॉप की है, वो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वो सारी वॉइस सुनेगा और फिर आप लोग के लिए भी वो एक सबक है, ठीक है, जो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो वो वहाँ से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप क्या समझते हैं लॉ ऑफ थर्मो। लास्ट टाइम मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का ही बताया था, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। कोई मुझे बता सकता है, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और कमेंट ड्रॉप करें। थर्मोडायनेमिक्स मैंने क्या बताया था, एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी जाती है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स। मैंने डेफिनेशन आपको जो लिखवाई थी वो आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे,
ठीक है। तो अभी जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, ठीक है, उसको अब उसके डिफरेंट लॉज हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, उसके फर्स्ट लॉ देखेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो जीरोथ लॉ के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बताएं वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर लिया था लास्ट टाइम, वो जरा वीडियो को पॉज करके कमेंट करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने सिंपल बताया था कि ये हमें बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। सिर्फ आपने ये याद रख लें कि भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम, अब वो स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे, बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम किस तरह से, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया वाई, ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, ठीक है। सो क्योंकि आपको पता है कि मैं रट्टे से परहेज करवाती हूँ, तो मैंने ये आपको बाकायदा करके दिखाया कि वाई कॉल्ड दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। सो वाई, सो ये मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बताया वाई। सो वो स्टूडेंट जो लेक्चर सीक्वेंस से ले रहे होंगे तो वो रट्टा नहीं लगाएंगे, उनको पता होगा, वो तो बोल रहे होंगे कमेंट में मैम हमें पता है, आपने जिस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करके बताया वो हमें लग रहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बताता है, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैंने बताया था कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। अब क्या होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताता है कि भाई अगर बॉडी ए और दो बॉडी है, ठीक है, अब इन दोनों बॉडी में अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा तो हीट ट्रांसफर होगी, मतलब हीट ट्रांसफर होगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर बॉडी ए में जो है वो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और बॉडी बी में 70 है, ठीक है, तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, बॉडी ए में, और कम कहाँ है, बॉडी बी में, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से अब क्या ट्रांसफर हो रही है, हीट, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी हीट को, क्यू से, ठीक है। मतलब क्यू जो है वो बॉडी ए से बी में जा रही है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन बिटवीन दी टू बॉडीज़, ठीक है। और इस तरह से ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक क्या ना हो जाए, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब 70 और 70 दोनों बॉडी में हो जाएगी, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बराबर बराबर हो जाएगी, तब ये हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी, क्योंकि अब तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ही नहीं रहा ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या ये, अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली किसके बारे में बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन की, भाई किस तरह से एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व रख सकते हैं, ठीक है। सो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब आपके अभी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर का है ना ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट क्यू क्या है, क्यू के बारे में ज़रा मुझे कमेंट ड्रॉप करो, क्यू क्या है, हीट। इसके बारे में तो हम लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो हमारी हीट पे ही थी ना, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। फिर हीट के बारे में मैंने डिफरेंट हीट्स, आप डिफरेंट हीट एनर्जीज बताई और उनके यूनिट्स बताए, उनके फार्मूलाज बताए, ठीक है, और उनकी वैल्यू जो याद करनी थी वो सब कुछ बताया मैंने। हीट के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, मतलब ये वाला तो हमारा कवर है, ठीक है। डेल्टा क्यू मतलब हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू जो है ना इंटरनल एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, एक पार्ट है, क्योंकि देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू फॉर वर्क डन, ठीक है, और क्यू फॉर हीट। अब ये हीट के बारे में तो आपने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से देख लिया, मतलब आपने इस फार्मूले का एक पार्ट तो कवर कर लिया है, ठीक है। कौन सा पार्ट कवर कर लिया है आपने क्यू वाला पार्ट कवर कर लिया है, हीट वाला पार्ट आपने कवर कर लिया है। लेकिन इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने कहा ग्रुप में कि कमिंग लेक्चर हमारा इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ पर होगा, वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे फार्मूले में आपको नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल आएंगे उसमें हम वर्क डन के बारे में बात करेंगे। जब इन तीनों टर्म्स के बारे में आप जान लेंगे ना, किन टर्म्स के बारे में, क्यू के बारे में तो आप जान गए डिटेल से, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से बात कर ली थी, डिफरेंट हीट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट फार्मूलास, न्यूमेरिकल बेस, एमसीक्यू सब कुछ करवा दिया था। अब हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रो देने के बाद मैं डेल्टा यू के बारे में डिटेल से बात करूंगी, जिस तरह से हमने क्यू के बारे में बात की थी। फिर नेक्स्ट जो हमारा कल आएगा उसमें वर्क डन के बारे में बात करेंगे। इस तरह से ये तीन चीज़ें जो है ना, इसके बारे में बात जब हम कर लेंगे डिटेल से, तब आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिस तरह से मैंने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बेसिक इंट्रो दिया कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा,
तो मैंने फार्मूला भी बता दिया कि किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि क्यू जो है ना, जो हीट है वो बराबर होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है ना, वो होती है इंटरनल एनर्जी, और साथ में वर्क डन, कितना काम किया जा रहा है। बस बेसिकली वो कह रहे हैं कि दोनों बराबर है किसके, हीट के, क्यू के। ठीक है, अब ये फार्मूला आप रटना स्टार्ट कर देंगे फ़ौरन। डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा, नहीं बेटा आपने रटना नहीं है। यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं कि आप रटना स्टार्ट करती कि डेल्टा क्यू, नहीं, इस तरह से नहीं करना। मैं कोई भी चीज़ रटना नहीं है लगवाती। जिस तरह से मैंने कहा कि मैं आपको आगे जब ये सारी तीनों चीज़ें बता दूंगी तो आप खुद आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ लिखवाने का मकसद ये है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे आपको मैं ये याद करवाऊंगी। मैं एकेडमिक्स की तरह नहीं करवा रही कि बस फार्मूला बता दिया, अब आपने रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी बारे में बताती है, एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया हमने, फार्मूला भी देख लिया उसका। उसके बाद जिस तरह से हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन देखी थी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन मैंने क्या बताई थी, जरा वीडियो को पॉज करके कमेंट करें। मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो एप्लीकेशन बताई थी वो क्या बताई थी, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस में होती है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में। ये इसकी एप्लीकेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और मैंने बाकायदा आपको आपकी मतलब जो डेली रूटीन वाली एग्जाम्पल है ना, बाकायदा आपको हर चीज़ में वही बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको जब बुखार हो जाता है तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना जब बुखार होता है, बुखार की कंडीशन में। तो फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि भाई आपको बुखार हो रहा है, वो थर्मामीटर लेगा और थर्मामीटर आपके वो प्रोसेस होते हैं, कोई मुंह में रखता है, कोई जो है वहाँ पे मतलब कहीं भी रख सकता है। तो मुंह में जब रखे मतलब थर्मामीटर जब आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था ना, पहले थर्मामीटर डॉक्टर की टेबल पे रखा था, रूम टेम्परेचर पे था, और आपकी बॉडी जो है, आपको बुखार हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब डॉक्टर को कैसे पता चला, डॉक्टर ने थर्मामीटर लिया, आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया, लगा दिया। अब उसने 2 सेकेंड या 3 से मतलब थोड़े टाइम बाद उसने देखा, जब वो थर्मामीटर निकाला तो उसने देखा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। मतलब जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो आपसे कह रहा है कि आपका 101 बुखार है। वो कैसे कह रहा है कि आपका 101 बुखार है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो थर्मामीटर जो को देखता है कि यार थर्मामीटर पे 101 तक आ रहा है ना, तो इस 101 तक लेवल आ रहा है, इसका मतलब इस बंदे का भी 101 तक लेवल है। तो वो कहता है कि बेटा आपका जो ना 101 बुखार हो रहा है। क्यों? ये किस तरह से हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम। जिस तरह से मैंने बताया था कि एक बॉडी तो हम थी, एक बॉडी थर्मामीटर था। ठीक है, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, थर्मामीटर का कम था, तो हाई टेम्परेचर से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हीट जो है हमसे थर्मामीटर में जाना स्टार्ट हो गई, और तब तक जाती थी जब तक हम दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और जब बराबर हो गया तो फिर क्या हो गया कि जो हमारा टेम्परेचर था वो थर्मामीटर पे भी आ रहा था। इस तरह से डॉक्टर ने इजीली बता दिया कि बेटा आपका क्या है, 101 बुखार है। समझ आ गई? पूरी कहानी बता दी दोबारा से। तो ये इस तरह से, अच्छा ये अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ी है या नहीं, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी, जीरो तो एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको ये भी समझाऊंगी, इस तरह मैंने एनर्जी कंजर्वेशन का बताया कि फर्स्ट लॉ थर्मल किससे डील करती है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो किस तरह से वो मैंने आपको फार्मूला भी बताया, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसको तो हमने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो ये चारों एप्लीकेशन अभी यहाँ पे लिखवाने का मकसद ये नहीं कि आप लोग रट्टा लगाना स्टार्ट कर दे, इसको यहाँ पे लिखवाने का मकसद डिफरेंस बताना है इन तीनों का। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये सारे एप्लीकेशन हमने डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, और सेकंड लॉ देखें, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स हम बेसिकली जो है ना, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बेसिकली ये हमें क्या बताता है, ये हमें लिमिटेशन बताता है। किसकी लिमिटेशन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन बताता है वो कौन सा लॉ बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड लॉ की, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछो कि क्या बताया था तुमने, आपने जस्ट ये बताना है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें जस्ट लिमिटेशन बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है। सॉरी यार, पता नहीं एक तो ये, ठीक है, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, बहुत फास्ट ही बोलती हूँ, इस वजह से कि कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाए, मतलब जो लेक्चर है वो कवर हो जाए। इसकी वजह से जो है मैं इतना फास्ट बोलती हूँ कि मैं कभी कभार वर्ड्स जो है वो गलती से उलट पुलट हो जाते हैं, सो सॉरी।
ठीक है, तो हमने ये ओवरव्यू देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमें डिटेल से देखना है। अब इसमें हमने इसका जो फार्मूला है, इसमें देखें इसमें हमने क्या चीज़ कवर की है। अभी मैंने बताया इसमें हमने हीट को कवर कर लिया, हीट मतलब क्यू को कवर कर लिया है डिटेल से, ठीक है, हीट को, ठीक है, पहले वाली वीडियो में। अब इसमें हमने जो इस वीडियो में कवर करना है, एक तो हमने ओवरव्यू दे दिया। अब इस वीडियो में हमने किसको कवर करना है, यू को। यू मतलब इंटरनल एनर्जी या डेल्टा यू कह लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हमने क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो इसमें को हमने डिटेल से कवर करना है, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में क्यू को कवर किया था। और इनको कवर करने का मकसद क्या है, ताकि आपको एट द एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ आ जाए, ठीक है। सो अब हमारा आज का जो है वो इंटरनल एनर्जी पे होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये 3 लॉ तो आपको समझ आ गए ना, कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। सो इंटरनल एनर्जी आपको क्या बताती है, कुछ सोचा है आपने? इससे पहले ही मैंने आपको इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बताई है। वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल एक्टिव होंगे उन्होंने तो नोट डाउन भी कर ली होगी। जरा आप मुझे बताएं मैंने क्या वो बताई थी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। इंटरनल एनर्जी की मैंने बताई थी कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। लेकिन मैंने आपको ये वाली वो नहीं बताई थी, मैंने आपको कुछ और बताया था। बताया इंटरनल एनर्जी की मैंने क्या बताया था? उम्मीद करती हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं बताती हूँ, मैंने इससे पहले जो इंटरनल एनर्जी की जो फर्स्ट में बताई थी ना आपको, फर्स्ट लॉ ओवरव्यू दे रही, तो मैंने ओवरव्यू जब मैं दी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी में बेसिकली क्या बताती है, किसी भी सिस्टम के अंदर को, ये एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, ठीक है, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है एनर्जी, वो हमारे पास बेसिकली इंटरनल एनर्जी होती है। मैंने ये वाली डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रही है, अब आप बोलेंगे मैम ये तो डिफरेंट आ रही है। नहीं बेटा, ये डिफरेंट नहीं आ रही। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो तमाम टाइप्स की एनर्जी होती है ना, वो इंटरनल एनर्जी में आती है। तमाम टाइप्स की एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होती है, लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में बात की है। ज़रा आप बताएं कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होती है? उम्मीद करती हूँ कि आपने कमेंट कर लिया होगा। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक बॉडी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है। और अगर इस बॉडी ए को मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको एक हाइट तक लेके जाऊँ, तो अब ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब एक हाइट पे आने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब एक हाइट पे आ गई है, ये क्या है, एक हाइट पर आ गई है। तो अब इसमें कौन सी एनर्जी होगी, अब इसमें जो है ना पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये बातें मैंने बताई थी। तो इसका मतलब आपने कौन सी एनर्जीज पढ़ी, एक तो आप पोटेंशियल एनर्जी से वाकिफ़ है, एक आप काइनेटिक एनर्जी से वाकिफ़ है, ठीक है। ये 2 एनर्जी तो आपको पता है ना, मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने बताई है कि ग्राउंड पे बॉडी रखी हुई है और जब हमने उसको ऊपर लेके तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, अब टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी आप किस तरह से बताएंगे? अब आपने 2 एनर्जीज देख ली, एक काइनेटिक एनर्जी देख ली, एक पोटेंशियल एनर्जी देख ली, ठीक है। तो आपने कहा कि मैम फिर तो हम ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी बराबर होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी के और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा बेटा इनके अलावा एक दूसरी एनर्जी भी होती है। आपने कहा मैम वो कौन सी होती है? मैंने कहा इंटरनल एनर्जी होती है। आपने कहा मैम इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मैं इंटरनल एनर्जी तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं ना, तो इसके बाद आप ये नहीं कहिएगा ये मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, इससे पहले जो मैंने बताया कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल के बिटवीन जो एनर्जी होती है, वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है? इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस लेवल पे होती है? मॉलिक्यूल लेवल पे होती है। इस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। ये की पॉइंट है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। इसी वजह से मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल के बिटवीन होती है, मैंने मॉलिक्यूल का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज द इंटरनल एनर्जी किस लेवल पे होती है? इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। डेट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। आपने इस तरह से लिख लेना है पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो है इंटरनल एनर्जी आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे मिलेगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जब भी मॉलिक्यूलर लेवल की टोटल एनर्जी की बात की जाए, जैसे प्रोफेसर आपसे कहे बेटा टोटल एनर्जी बताओ, तो आपने पूछना है सर आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे अगर मैं आपको टोटल एनर्जी बताऊँ तो तीन टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी।
तो प्रोफेसर कहेगा गुड बेटा गुड। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड लेवल पे बताओ तो फिर आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, क्योंकि वो फिर सॉलिड लेवल पे इंटरनल एनर्जी नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है जब सॉलिड लेवल पे बात की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। जब सॉलिड लेवल पे बात की जाती है ना, सॉलिड लेवल पे, ठीक है, मतलब कोई इस तरह से, तो वहाँ पे सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल होती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल लेवल पे बात की जाती है, या अल्लाह, ये फिर जो है ना स्पेस ना होने, सॉरी, एक तो ये मेरे मोबाइल का इशू ना, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी, मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल लेवल पे अगर होगी, जो भी मॉलिक्यूल लेवल पे एनर्जी आपको उससे टोटल पूछेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल के साथ आपने इंटरनल एनर्जी को भी प्लस करना है। ठीक है, ये बात आपने लिख ली। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, उसमें क्या होती है, जिस तरह से मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी, अब आपको डेफिनेशन में समझा रही हूँ ये ऊपर वाली। अब मैंने आपसे कहा कि टोटल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे 3 किस्म की होती है, क्योंकि उसमें एक और आ जाती है मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेवल एनर्जी होती है। लेकिन सॉलिड लेवल पे क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल ही होती है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई, नई बात थी ना आपके लिए बिल्कुल। लेकिन इसके बाद ये नहीं कहिएगा कि हमारी नहीं थी, क्योंकि फिर इसके बाद तो पुरानी हो जानी चाहिए ना। इतनी डिटेल में समझाने के बाद अगर आप लोग कहते हैं कि ये नहीं है, फिर तो काम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये डेफिनेशन समझा रही हूँ, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखें, अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो पोटेंशियल होती है और काइनेटिक। अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से, जैसे कि ये दो, अब वो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेस करूँ, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से, जैसे कि अब ये 2 बॉडीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें या तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अगर किस तरह से, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो अपोजिट साइन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है, ये क्या है, ऑल एंड तमाम टाइप की जो अट्रैक्शन है और जो रिपल्जन है, ठीक है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बात याद रखनी है आपने। इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, अब आप उसमें कहेंगे कि यार मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी पे किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो मैंने आपको बता दी, जैसे 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है। अब इन दोनों में अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो रिपल्जन है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट बता दी, अब दूसरा पार्ट ज़रा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया। अब ये काइनेटिक एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इंटरनल एनर्जी में, वो 3 किस्म की होती है, 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट ट्रांसलेशनल होती है, सेकंड रोटेशनल होती है, थर्ड वाइब्रेशनल होती है। अब ट्रांसलेशन किस में होती है, किसी भी फिक्स पॉइंट से जो है, किसी भी फिक्स पॉइंट से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि एक बॉडी यहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, तो ये ट्रांसलेशन एनर्जी है। और रोटेशनल किस तरह होती है, किसी भी फिक्स एक्सिस के गिर्द जो बॉडी घूमती है ना, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होती है, जाहिर सी बात है, घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन कौन से टाइप की होगी, रोटेशनल, बिकॉज वो रोटेट कर रही है बॉडी, ये फिक्स एक्सिस है और इसके बिटवीन वो रोटेट कर रही है। तो ये आपको समझ आ गई। और ट्रांसलेशन में बताया कि एक बॉडी यहाँ पे थी और वो यहाँ आ गई है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन इसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, वाइब्रेशनल जो होती है ना, वाइब्रेशनल का आपने याद रखना है, जो वाइब्रेशनल होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। मतलब कोई भी सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर पे आपने रखा है तो उसमें वाइब्रेशनल होगी। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है और उसको आपने हाई टेम्परेचर पे रखा है, तो इस सिस्टम के अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज इसमें नहीं होगी। मतलब लो टेम्परेचर में अगर आप बात करेंगे तो लो टेम्परेचर में वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगी, ये बात याद रखना है। इस वजह से स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है कि बेटा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाई टेम्परेचर। मतलब कोई भी सिस्टम अगर आपने हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है तभी उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मीन लो टेम्परेचर पे जो है लो टेम्परेचर पे जो है वो
वाइब्रेशनल वाली नहीं होती है, बात याद रखना, ये वाली नहीं होती। अगर कोई भी आपसे कहे कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपसे कहें बेटा आप मुझे ये बताएं कि जो इंटरनल एनर्जी में सम ऑफ इंटरनल, आपसे वो कहेंगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बताया। आपने कहा कि सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, प्रोफेसर होंगे टेल देम, बताया उनके बारे में। आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपने डिफाइन कर दिया क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है डॉक्टर दीना वजीर अकेडमी, आप तो कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते। आपने कहा मैं सर पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से होती है बेटा? आपने कहा सर दो बॉडी जो है आपस में जो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बेसिस पे होती है। काइनेटिक एनर्जी 3 किस्म की होती है। ट्रांसलेशनल होती है जो कि ट्रांसलेशनल मतलब कोई भी बॉडी किसी भी पॉइंट तक जो मूव करती है, और रोटेशनल जो कि कोई बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड जो है रोटेट करती है, और वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पर सिर्फ होती है। तो सर बोलेंगे अच्छा मुझे बताओ अगर कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे रखी हो तो उसमें क्या वाइब्रेशनल होगी? आपने कहा जी सर होगी, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सर बोलेंगे अगर लो टेम्परेचर पे हुआ तो आपने कहना है कि काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ 2 टाइप्स होगी, तब वहाँ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगी और पोटेंशियल होगी। सर बोलेंगे अगर हाई टेम्परेचर पे हुआ तो आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइप्स होगी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बहुत हो गया यार। नेक्स्ट जो है हमारे पास है आइडियल गैस। सो आइडियल गैस के बारे में आपको पता है? किसी को पता है आइडियल गैस के बारे में? है मुझे ज़रा पता है आइडियल गैस के बारे में। चले मैं खुद ही बता देती हूँ। आइडियल गैस जो है ना बेसिकली ये जो है लो टेम्परेचर पे होती है। अब लो टेम्परेचर पे होगी तो आप मुझे जल्दी से बताएं काइनेटिक एनर्जी की कौन सी टाइप इसमें नहीं होगी, कमेंट करके बताएं मुझे। बता दी, अब मैं बता देती हूँ, इसमें वाइब्रेशनल वाली नहीं होगी। हमने पढ़ा था ना कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो टेम्परेचर पे नहीं होती। आइडियल गैस हमेशा लो टेम्परेचर पे होती है, तो इसमें वाइब्रेशनल तो होने वाली है ही नहीं। तो इसमें आप लिख ले के भाई काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल इज 0 इन आइडियल गैस। हो गया मसला सॉल्व। दूसरी बात मैं बताती हूँ, ये जो आइडियल गैस होती है ना इसमें जो है ये हमेशा रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट पे होंगे तो क्या होगा, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो रेस्ट पे होते हैं तो उनमें कोई वो नहीं होती, कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती, मतलब ये रेस्ट पर होते हैं। इसका मतलब कि जिस तरह से मैंने कहा कि आइडियल गैस के जब रेस्ट पर होती है तो इसमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती। तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी नहीं होगी इसमें? कमेंट करके जल्दी से बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बता दिया होगा और सही बताया होगा, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए ना, इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ तो अब तो जवाब आ जाना चाहिए। एक एवरेज बंदा भी बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है। बताएं, बता दिया। अब जैसे मैंने कहा कि भाई आइडियल गैस में जो रेस्ट पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई इंटरेक्शन कोई रिपल्शन नहीं होती, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि हमने ऊपर यही पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई भी दो बॉडीज आपस में जो अट्रैक्ट करती है या आपस में जो रिपल्जन होती है वो किस वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इसमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होनी है ना। इसमें क्या सोचने की बात है, पोटेंशियल एनर्जी 0। इस तरह से हमने कहा कि आइडियल गैस लो टेम्परेचर पे होती है। लो टेम्परेचर पे मतलब काइनेटिक एनर्जी की 3rd टाइप है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो 0 हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें भी आपको समझ आ गई। ठीक है, ये MCQs आते हैं बाकायदा, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, और स्टूडेंट फंस जाते हैं। वो पूछते हैं कि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है या नहीं होती, बच्चे लगा के आ जाते हैं हाँ होती है, 10% होती है, 40%, एक ऑप्शन होता है 0, तो आपने 0 पे टिक करना है। तो इस तरह से आते हैं MCQs। ठीक है, अच्छा दूसरी आइडियल गैस के बारे में देखें, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो आइडियल गैस में क्या होती है, एब्सेंस होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, एब्सेंस होती है। तो इसका मतलब एक तो ये 2 चीज़ें आपने आइडियल गैस के बारे में याद रखनी कि एक रेस्ट पे होती है, कोई इंटरेक्शन एंड रिपल्शन नहीं होती, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरा आपको मैंने बता दी कि जब अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल 0 होगी, काइनेटिक वाइब्रेशनल क्योंकि लो टेम्परेचर पे है, और इसमें जाहिर सी बात है जब वाइब्रेशनल 0 है तो इसमें सिर्फ 2 काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, कौन सी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ठीक है, तो ये आ सकता है कि भाई कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस में होती है। तो ये MCQ इस तरह से आ सकता है कि आइडियल गैस में कौन सी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। एक तो आपने लिखना है ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल होगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको MCQ भी बता रही हूँ किस तरह से आने। ठीक है,
वो ये पूछ सकती है कि कौन सी दो होती है, तो उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को आपने टिक करना है। एक ऑप्शन में ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन होगा, दूसरे में ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशन होगा, तीसरे में ट्रांसलेशनल रोटेशनल होगा। तो आपने ट्रांसलेशन रोटेशनल को ज़रा आंखें मतलब सही से देख के आपने टिक करना है। तो इस तरह से MCQs आते हैं, ठीक है। सो अभी आपको समझ आ गए होगा किस तरह से MCQs आ रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस करवाया, इससे भी MCQs इसी तरह से आते हैं कि वो आपसे, जैसे मैंने अभी नीचे आपको बताया कि इससे जो है इसी तरह से MCQs आते हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि